रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 16। 20 साल की उम्र में सीता की ऊर्जा और चेतना भले ही युवाओं वाली हो, लेकिन भारत भर में घूमने और अगस्त्यकूटम में हासिल किए प्रशिक्षण की वजह से उनकी बुद्धिमत्ता उनकी उम्र से कहीं आगे थी। समीची को शुरुआत में सीता के इन देश में लगने वाले दौरों के प्रति जिज्ञासा थी। उसे बताया गया था कि उनका मकसद व्यापार और राजनीतिक था, और उसने मान लिया था या मानने का दिखावा किया था, और प्रायोगिक रूप से वो राजकुमारी की अनुपस्थिति में मिथिला का शासन संभाल रही थी। लेकिन सीता अब वापस मिथिला आ गई थी और शासन की कमान अब वापस प्रधानमंत्री के हाथों में थी। राधिका मिथिला के अपने ऐसे ही सामान्य दौरे पर आई थी। तुम कैसी हो समीची? राधिका ने पूछा। सीता, राधिका और समीची मिथिला की प्रधानमंत्री के निजी शिविर में थे। बहुत बढ़िया, समीची मुस्कुराई। आपकी मेहरबानी है। तुमने दक्षिणी दरवाजे की झुग्गियों के लिए जो किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। एक कूड़े के ढेर को सुव्यवस्थित स्थायी निर्माण में बदल दिया। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं हो पाता, समीची ने स्वाभाविक विनम्रता से कहा। विचार और नजरिया उन्हीं का था, मैंने तो बस उसे लागू करवाया। प्रधानमंत्री नहीं, सीता। क्षमा करें, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, सीता ने कहा। जब हम अकेले हो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। समीची ने राधिका पर नजर डाली और फिर सीता को देखा। सीता ने अपनी आंखें घुमाई। राधिका दोस्त है समीची। समीची मुस्कुराई। क्षमा करें, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं समीची, राधिका ने कहा। तुम मेरी दोस्त की विश्वास पात्र हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? समीची उठ खड़ी हुई। अगर आप इजाज़त दे तो मुझे शहर के अंदरूनी भाग में जाना होगा सीता। वहाँ धनी लोगों की एक सभा है जिसमें मुझे भाग लेना है। मैंने सुना था, सीता ने समीची को रुकने का इशारा करते हुए कहा, कि धनी लोग खुश नहीं हैं। हाँ, समीची ने कहा। मिथिला की प्रगति के साथ वो पहले से अधिक धनी हुए हैं, लेकिन गरीबों की जिंदगी में तेजी से बदलाव हुए हैं। इससे धनी लोगों के लिए सस्ती मजदूरी या घरों में काम करने वालों का मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन नाखुश सिर्फ धनी ही नहीं है। विडंबना तो ये है कि गरीब भी वैसे खुश नहीं है जैसे वो हुआ करते थे। अब वो पहले से भी ज़्यादा शिकायतें करने लगे हैं। वो जल्दी से जल्दी और अमीर बनना चाहते हैं। बढ़ती उम्मीदों के साथ उन्होंने बढ़ते असंतोष को भी पा लिया है। बदलावों से खलल तो पड़ता ही है, सीता ने कुछ सोचते हुए कहा। जी, किसी भी हलचल के बारे में मुझे सूचित करते रहना। जी सीता, समीची ने जाने से पहले अभिवादन करते हुए कहा। जब वो कक्ष में अकेले रह गए तो सीता ने राधिका से पूछा, और दूसरे विष्णु प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है? राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भरत दिमाग के सुनने वाले हैं। अभी भी मामला बराबरी पर फंसा हुआ है। महर्षि कश्यप के गुरुकुल में शाम का समय था। 5 दोस्त, सभी लगभग 8 साल के, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ऐसा खेल जो ऐसे महान शिक्षण केंद्र के बुद्धिमान छात्र खेल सकते थे। दिमागी अभ्यास का एक खेल। एक छात्र सवाल पूछ रहा था और दूसरों को जवाब देना था। सवाल पूछने वाले के हाथ में एक पत्थर था। उसने उसे जमीन पर मारा, फिर रुका, फिर मारा, रुका, फिर जल्दी जल्दी 2 बार मारा, रुका, 3 बार, रुका, 5 बार, रुका, 8 बार, रुका। अपने दोस्तों को देखकर सवाल किया, मैं कौन हूँ? उसके दोस्तों ने दुविधा से एक दूसरे को देखा। एक 7 साल का लड़का झिझकते हुए पीछे से आगे आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनमें से एक नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि पत्थर की मार से पता चलता है कि 1, 1, 2, 3, 5, 8 सही। यह पिंगला श्रृंखला है, तो मैं ऋषि पिंगला हूँ। दोस्तों ने लड़के को देखा। वो अनाथ था जो माँ देवी के स्थानीय मंदिर में रक्षक के कक्ष में रहता था। लड़का कमजोर था और कुपोषण और खराब स्वास्थ्य से पीड़ित, लेकिन था बहुत होशियार। गुरुकुल के एक छात्र विश्वामित्र ने गुरुकुल के प्रधानाचार्य को उसे गुरुकुल में दाखिला देने के लिए राजी कर लिया था। विश्वामित्र को यह बल अपने पिता राजा कन्नौज के गुरुकुल को दिए जाने वाले बड़े दान से प्राप्त हुआ था। हालांकि सही जवाब देने पर भी अनाथ लड़के को नकार दिया गया था। हमें तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं है वशिष्ठ, सवाल पूछने वाले लड़के ने कहा। तुम जाकर चौकीदार का कक्ष क्यों नहीं साफ करते? बाकी लड़के हंसने लगे। वशिष्ठ का बदन शर्म से कांप रहा था, लेकिन वह अपनी जगह खड़ा रहा, जाने से इनकार करते हुए। सवाल पूछने वाला लड़का वापस अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और वापस जमीन पर एक बार पत्थर मारा। फिर उसने उस जगह के गिर्द घेरा बना दिया। फिर उसने घेरे का व्यास बनाया।
फिर घेरे के बाहर उसने जोर से पत्थर मारा। फिर उसने पत्थर को जमीन पर रख दिया, रुका। फिर उसने दोबारा जोर से पत्थर मारा, जल्दी जल्दी 8 बार। मैं कौन हूँ? वशिष्ठ तुरंत बोल उठे, मैं जानता हूँ। तुमने जमीन पर मारा और एक घेरा बनाया, वो माँ धरती थी। फिर तुमने व्यास बना दिया। फिर तुमने 108 बार मारा। धरती के व्यास का 108 गुणा कौन है? सूर्य का व्यास। मैं प्रभु सूर्य हूँ। दोस्तों ने वशिष्ठ को मुड़कर भी नहीं देखा। किसी ने भी उसके जवाब को मान्यता नहीं दी। लेकिन वशिष्ठ हार मानने वाले नहीं थे। यह सूर्य सिद्धांत से है, यही सही जवाब है। सवाल पूछने वाले लड़के ने गुस्से से उसे देखा। दफा हो जाओ वशिष्ठ, एक तेज आवाज सुनाई दी। हे! आवाज विश्वामित्र की थी। वो भी महज 8 साल के थे, लेकिन कद काठी में बड़े थे। 5 लड़कों को डराने के लिए काफी। कौशिक, सवाल पूछने वाले लड़के ने घबराते हुए कहा, विश्वामित्र का गुरुकुल नाम लेते हुए, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ के पास आए और उनका हाथ पकड़ लिया। फिर वो 5 लड़कों की तरफ मुड़े, घूरते हुए। यह अब गुरुकुल का छात्र है। तुम इसे इसके गुरुकुल नाम से ही बुलाओगे, सम्मान से। सवाल पूछने वाले लड़के ने मुश्किल से थूक निकला, डर से कांपते हुए। इसका गुरुकुल नाम दिवोदास है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, दिवोदास महान प्राचीन राजा का नाम था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के लिए यह नाम चुना था और प्रधानाचार्य को इसे आधिकारिक बनाने के लिए मना लिया था। यही कहो। 5 लड़के सुनने खड़े थे। विश्वामित्र पास आए। गुस्सा उनके रोम रोम में झलक रहा था। गुस्से के लिए उनका नाम पहले ही मशहूर हो चुका था। मेरे मित्र का गुरुकुल नाम पुकारो, बोलो दिवोदास। सवाल पूछने वाले लड़का लड़खड़ाते हुए बोला, दिवोदास। जोर से, सम्मान से, दिवोदास। 5 लड़कों ने साथ में कहा, दिवोदास। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपनी तरफ खींचा। दिवोदास मेरा दोस्त है, इससे उलझने का मतलब मुझसे उलझना होगा। गुरुजी। वशिष्ठ अतीत से वर्तमान में आए। वो यादें 140 साल पुरानी थी। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे। आंसू किसी को दिखाए नहीं जाने चाहिए। वह शत्रुघ्न को देखने के लिए मुड़े, जो सूर्य सिद्धांत की पांडुलिपि लिए खड़े थे। पूरी दुनिया में यही किताब मिली थी, क्या अजीब संयोग है। वशिष्ठ विडंबना से मुस्कुरा दिए, लेकिन वो जानते थे कि अब लंबी चर्चा होने वाली थी। अयोध्या के सबसे छोटे राजकुमार चारों भाइयों में ज्यादा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने गंभीरता से शत्रुघ्न को देखा और कहा, हाँ मेरे बच्चे, क्या सवाल है तुम्हारा? सीता और राधिका 2 सालों के अंतराल पर मिल रही थी। इस बीच सीता भारत के पश्चिमी भागों में घूम आई थी, गांधार से लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों के आधार तक, जबकि इस पहाड़ी के परे भी भारतीय संस्कृति के निशान देखे जा सकते थे। ये माना जाता था कि हिंदू कुश, हिंदू शाही, पश्तून और बहादुर बलोच भारत की पश्चिमी सीमाओं को परिभाषित करता था। इसके आगे मलेच्छ विदेशियों की धरती थी। अनु की भूमि के बारे में तुम क्या सोचती हो? राधिका ने पूछा। राजा अश्वपति द्वारा शासित राष्ट्र केकई अन्नुन्नकी के साम्राज्य में श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नुन्नकी प्राचीन योद्धा राजा अनु के वंशज है। केकई के आसपास के कई साम्राज्य अन्नुन्नकी वंश से संबंधित थे। अश्वपति के प्रति वफादार और अश्वपति दशरथ के वफादार थे। यह कम से कम सार्वजनिक रूप से ऐसा ही माना जाता था। आखिरकार अश्वपति की पुत्री केकई दशरथ की चहेती पत्नी थी। आक्रामक लोग, सीता ने कहा। अन्नुन्नकी ने उसके आधे परिमाण में भी कुछ नहीं किया। उनके आक्रोश को भले कामों में लगाकर भारत की भूमि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन काबू से बाहर होने पर यह उपद्रव भी मचा सकता है। सहमत, राधिका ने कहा। राजगृह बहुत सुंदर है ना? राजगृह केकई की राजधानी झेलम नदी के किनारे बसा था, वहां से ज्यादा दूर नहीं, जहां चेनाब नदी इसमें मिलती है। राजगृह नदी के दोनों ओर फैला हुआ था। राजा का विशाल और अलौकिक महल झेलम के पूर्वी किनारे पर बना हुआ था। सच में सुंदर है, सीता ने कहा। वो प्रतिभाशाली निर्माता है और विकट योद्धा थोड़े पागल ही, राधिका खिलखिलाई। सीता जोर से हंसी। सच है, बहादुरी और पागलपंती के बीच में बहुत ही महीन रेखा होती है। सीता ने ध्यान दिया कि राधिका आम दिनों से ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मुझे अयोध्या के राजकुमारों के बारे में बताओ। राम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पिता को पूरी उम्मीद है कि गुरु वशिष्ठ उन्हें ही चुनेंगे। और भरत? राधिका हल्के से शर्मा गई और सीता का शक यकीन में बदल गया। वो भी अच्छे से कर रहे हैं, राधिका फुसफुसाई। उसके चेहरे पर कुछ भाव तैर गए। इतना अच्छा?
सीता ने मजाक किया। उनके गंभीर चेहरे पर शरारत झलक आई। राधिका ने अपनी दोस्त की कलाई पर मारा। चुप हो जाओ। सीता खुशी से हंसी। देवी मोहिनी कृपा करे, राधिका को प्यार हो गया है। राधिका ने सीता को घूरा, लेकिन अपनी दोस्त की बात नकारी नहीं। लेकिन कानून का क्या? राधिका का कबीला मातृवंशीय था। महिलाओं को बाहर शादी करने की मनाही थी। पुरुष बाहर शादी कर सकते थे, लेकिन उन्हें कबीले से निष्कासित कर दिया जाता था। राधिका ने अपना हाथ हिलाया। वो तो बात की बात है, अभी तो मुझे भरत के साथ का आनंद लेने दो। वो प्रकृति का बनाया हुआ सबसे जुनूनी और रोमानी पुरुष है। सीता मुस्कुराई, फिर विषय बदल दिया। राम कैसे हैं? वैरागी, बहुत गंभीर। गंभीर? हाँ, गंभीर और अपने मकसद को समर्पित, पूरी तरह, हर समय। उनमें प्रतिबद्धता और सम्मान कूट कूट कर भरा है। दूसरों और खुद के प्रति भी सख्त, पक्के देशभक्त, भारत के कण कण से प्रेम करने वाले, कानून के पालक, हर हाल में। उनके शरीर में प्यार की कोई हड्डी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे पति बन पाएंगे। सीता अपने बिस्तर पर लेट गईं। उनके हाथ तकिए पर रखे थे। आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने खुद से कहा, लेकिन वो संभवतः अच्छे विष्णु बन सकते हैं। दोस्तों को मिले हुए साल भर हो गया था। काम की व्यस्तता के चलते सीता को मिथिला से बाहर जाने का समय ही नहीं मिला था। राधिका के यूं बिना बताए आ जाने से उन्हें बहुत खुशी हुई थी। सीता ने उसे प्यार से गले लगाया, लेकिन उसकी आंखें देखते ही पीछे हट गईं। क्या हुआ? कुछ नहीं, राधिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सीता तुरंत समझ गई कि क्या हुआ होगा। सीता ने अपने दोस्त के हाथ पकड़ लिए। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? राधिका ने त्योरी चढ़ाकर न में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। तुम भरत को नहीं जानती हो। वो सम्मानीय पुरुष है। दरअसल वो तो मुझसे न छोड़ने की विनती कर रहा था। इसने उसे छोड़ दिया? देवी मोहिनी के नाम पर? क्यों? अपने कबीले के उस कानून को भूल जाओ। अगर तुम उसे चाहती हो तो उसके लिए लड़ो। नहीं, यह कानून की बात नहीं है। मैं कबीला छोड़ देती अगर अगर मैं उससे शादी करना चाहती तो। फिर समस्या क्या है? सीता ने पूछा। इससे काम नहीं चलेगा, मैं जानती हूँ। मैं इस महान परियोजना का हिस्सा नहीं बनना चाहती सीता। मैं जानती हूँ राम, भरत और तुम भारत के लिए बहुत कुछ करोगे। मैं ये भी जानती हूँ कि महानता के साथ अक्सर बहुत से निजी बलिदान देने पड़ते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है और होता भी रहेगा। मैं यह नहीं चाहती। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। मैं महान नहीं बनना चाहती। तुम बहुत निराशावादी हो रही हो राधिका। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, लेकिन सीता ने उसे बीच में टोका। मैं कभी तुम्हें स्वार्थी नहीं कहूँगी। शायद यथार्थवादी, लेकिन स्वार्थी नहीं। तो फिर यथार्थवादी कहो। मैं जानती हूँ कि मैं किसके खिलाफ हूँ। मैंने पूरी जिंदगी अपने पिता के जीवन को देखा है। उनमें एक आग है। मैंने वो आग हर समय उनकी आंखों में देखी है। वही आग मैं तुम में देखती हूँ और राम में। भारत माँ की सेवा करने की चाह मैंने शुरू में भरत में इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब मैंने वही आग भरत की आंखों में भी देखी है। तुम सब एक जैसे हो, भरत भी, और तुम सबकी तरह ही। वो भी भारत के लिए हर बलिदान देने को तैयार है। मैं कोई भी बलिदान देना नहीं चाहती। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। मैं बस सामान्य। लेकिन क्या तुम उसके बिना खुश रह पाओगी? राधिका की उदास मुस्कान उसका दर्द नहीं छिपा पा रही थी। लेकिन उससे शादी करके अपनी खुशियों को उससे बांध देना और फिर उसे सब छोड़ते देखना और ज़्यादा तकलीफ दे होता। शायद तब मैं उसे भी नाखुश कर दूंगी और मैं तो दुखी हो ही जाऊंगी। लेकिन अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन समय के साथ ठीक हो जाएगा सीता। आने वाले सालों में बस खट्टी मीठी यादें ही रह जाएंगी, ज़्यादा मीठी और कम कड़वी। कोई भी प्यार और जुनून की उन यादों को नहीं छीन सकता कभी भी। वही पर्याप्त रहेंगी। तुमने सच में इस बारे में सोच लिया है? खुशी कोई दुर्घटना नहीं है, यह विकल्प है। खुश रहना हमारे ही हाथों में होता है, हमेशा हमारे हाथों में। कौन कहता है कि हमारा सिर्फ एक हमसफ़र हो सकता है? कभी कभी हम सफ़र कुछ ऐसे चीज़ें चाहते हैं जो आखिरकार एक दूसरे के दुख का कारण बन जाती है। किसी दिन मुझे अपनी जैसी सोच वाला कोई साथी मिल जाएगा। हो सकता है वो भरत जितना आकर्षक न हो या भरत जितना महान, लेकिन वो मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए, बस खुशी। मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा, मेरे कबीले में या कबीले के बाहर। सीता ने नरमाई से अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख दिया। राधिका ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया, अपनी यादों से बाहर आते हुए। उसे मिथिला एक मकसद से भेजा गया था। वैसे गुरु वशिष्ठ ने अपना निर्णय ले लिया है और वायुपुत्रों ने भी, और वो राम है। सीता ने लंबी संतुष्टि की सांस ली, फिर वो मुस्कुरा दी।
एक और साल बीत गया था। सीता अब 24 साल की थी। पिछले साल वह भारत के पश्चिमी किनारे पर अच्छी तरह घूम चुकी थी। बलूचिस्तान के समुद्री किनारों से लेकर केरल, जहां अगस्त्यकूटम था, आखिरकार वो मिथिला लौट आई थी और वहां अपने शासन में कार्यों में लग गई थी। उनके पास जो भी समय बचता उसे वो अपनी छोटी बहन उर्मिला और पिता जनक के साथ बिताना पसंद करती। कुशध्वज काफ़ी समय से मिथिला नहीं आए थे। वो संकटशा में भी नहीं थे। ये अजीब बात थी। सीता ने उनके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया था। उन्हें बस यही पता था कि अपने प्रभावशाली प्रधानमंत्री की दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु के बाद संकटशा का कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ था। अब तक सीता को राधिका के बिन बताए आने की आदत हो गई थी और वो अपनी दोस्त से मिलकर खुश थी, जो कई महीनों बाद उनसे मिलने आई थी। अयोध्या के राजकुमारों के जाने के बाद तुम्हारे गांव में अब क्या हाल है? राधिका हंसी। सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मैं वहाँ। और राम अयोध्या में किसा कर रहे हैं? उन्हें नागरिक सुरक्षा अधिकारी बना दिया गया है और भरत राजनैतिक संबंधों के प्रमुख। तो रानी केकई की अभी भी अयोध्या पर पकड़ है। भरत को अभी से युवराज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागरिक सुरक्षा अधिकारी प्रमुख होना कठिन और कृतज्ञ कार्य है। ये तो महज दिखने में, लेकिन राम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपराध दर को भी काफ़ी सीमित कर दिया है। इससे वो लोग के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। उन्होंने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? उन्होंने बस कानून का पालन किया। हाँ, सीता खुद पर हंसी। राम के कानून पालन करने से कैसे कोई फर्क आ सकता है? लोगों को भी तो उसे मानना होगा ना। और भारतीय तो यह भी नहीं कर सकते। दरअसल मुझे लगता है कि हमें नियम तोड़ने में मजा आता है, बिना बात के। ऐसे ही मजे के लिए भारतीयों को ये बात समझाने में तो कोई पागल ही हो सकता है। हाँ, कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसी से सब खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी अपना मकसद हासिल करने के लिए आपको कानून का गलत उपयोग भी करना पड़ता है। मैं असहमत हूँ। राम ने एक नया ही रास्ता दिखाया है, बस ये सुनिश्चित करके कि वो भी कानून के प्रति जवाबदेह हैं। अयोध्या के शाही परिवार को भी इसमें कोई छूट नहीं है। इससे आम लोगों में बड़ा फर्क पड़ा। अगर कानून राजकुमार से बढ़कर है तो फिर उनसे बढ़कर क्यों नहीं? सीता आसन पर पीठ टिकाकर बैठ गई। दिलचस्प। वैसे राधिका ने पूछा, गुरु विश्वामित्र कहाँ हैं? सीता झिझकी। मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें लगता है गुरु वशिष्ठ विष्णु के रूप में राम के नाम का प्रस्ताव रखने परिहा गए हैं। सीता हैरान रह गई। गुरु विश्वामित्र भी परिहामी ही है? राधिका ने आह भरी। चीज़ें जल्द ही बिगड़ जाएंगी। तुम्हें अपने मन में कोई योजना तैयार रखनी होगी, जिससे तुम गुरु विश्वामित्र को समझा सको कि राम विष्णु बन जाए और तुम उनकी साझेदार। सीता ने गहरी सांस ली। कोई खबर कि वायुपुत्र क्या करेंगे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वे गुरु वशिष्ठ का साथ देंगे। सवाल बस ये है कि वो गुरु विश्वामित्र से क्या कहेंगे। आखिरकार वो मलय पुत्र प्रमुख है और पिछले विष्णु के प्रतिनिधि। मैं हनु भैया से बात करूंगी।